Hello everyone, welcome to an academy. Myself Bhavna Singh and I'm your educator for social science and computers. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये आपके लिए एक नया बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है दैट इज जस्ट 9th एंड 10th। यहाँ पे हम जो हमारा सारा फोकस है वो हम करेंगे सिर्फ 9th और 10th के बच्चों पे यानी कि आप लोगों पे। सो प्लीज आइए और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा उसके पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। Myself Bhavna Singh, I told you my name earlier. I have done MCom in accounts, B.Ed, and I also done CA IPCC. I am having the degree of articleship as well. अब आप में से बहुत सारे बच्चे शायद 12th के बाद सीए करना चाहेंगे, शायद 11th में कॉमर्स लेना चाहेंगे, राइट। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम जब आप सीए कर रहे थे तो आप क्यों टीचिंग में आ गए, व्हाई यू चोज टीचिंग। So I came here because I love teaching. Okay, I'm very fond of teaching और I also love learning. मुझे हर नई चीज को लर्न करना, हर नई चीज के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है। That's why I chose this field. And luckily I found an academy. को मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया टू शोकेस माय स्किल्स। ठीक है, अन अकेडमी मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और जिनको एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years ऑफ टीचिंग, राइट। तो जिनको एक्सपीरियंस है वो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। सो गाइज प्लीज कम एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आर दिस चैनल जस्ट 9th and 10th. We will only focus on the curriculum of class 9th and 10th एंड आई विल लेट यू नो। आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो ये हमारा चैनल है इस पे हम लोग फोकस करेंगे लर्निंग विद इवेल्युएशन पे, यानी कि हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ बढ़ेंगे भी। अब वो कैसे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ऐसे कि जो हम आपको मैं एक सेशन जो मेरा कंप्लीट करूंगी, मैं और बाकी के जो एडुकेटर्स हैं, हम लोग जो आपको एक सेशन कंप्लीट करेंगे उसमें जो पढ़ाएंगे उसके लास्ट में 15 मिनट्स हम आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, राइट। इट इज अ टाइप ऑफ क्विज। तो है ना ये इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आप लोगों को भी लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या इससे, आप लोगों की जो स्किल्स हैं, जो आपकी स्टडी स्किल्स हैं या जो आपकी लर्निंग स्किल्स हैं वो डेवलप होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग विद इवेल्युएशन का ये बनाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन के ऐप स्टोर पे और आपको वहां पे लिखना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ऐसे बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर। ठीक है, फिर आएगा हमारे एप्लीकेशन का पोर्टफोलियो, फिर आप जाके वहां से उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे कुछ चीजें पूछेगा। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे गोल्स हैं। ठीक है, हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, हम 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। लेकिन अब हम जब आप लोगों पे फोकस्ड हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। अगर आप 9th में हैं तो 9th क्लास सेलेक्ट करनी है और अगर आप 10th में हैं तो आपको 10th क्लास सेलेक्ट करनी है। जब आप ये गोल्स मैनेज कर लोगे तब आपके पास एक आपको आइकन दिखेगा, प्लस का आइकन। वो आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उस आइकन को जब आप प्रेस करोगे तो एक साइड में ब्लिंक करेगा गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू गेट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जब आप ले लोगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे लाइव वीडियोस, लाइव लेक्चर्स, लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल, लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड हैक्स टू स्कोर मोर एंड मोर इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, अब सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, चलिए अब आप करेंगे अगर मेरे कोड से सब्सक्राइब, भावना BHAWANA ये मेरा कोड है। अगर आप इसको अप्लाई करके सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट। ओके, एंड द डिस्काउंटेड अमाउंट विल बी 11,250 रुपीज ओनली फॉर एन ईयर। ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है स्टूडेंट्स। और क्या सोचेंगे आप, 1000 से भी कम पर मंथ, इतना कम क्या मिलता है इतने कम में।
ठीक है, इतना तो आप जाके ना डोमिनोज का पिज्जा खा के या फिर आप जाके कहीं किसी और गैजेट के ऊपर स्पेंड कर देते हो। ठीक है, तो प्लीज अपना जो पैसा है, अपना जो मनी है, उसको वाइसली इन्वेस्ट करो। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। ओके, इससे आपको लॉन्ग लाइफ के लिए जो एक ट्रेजर मिलेगा, नॉलेज, वो आपको हमेशा काम आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट we come on our topic. ठीक है, so today we gonna start our lesson from history, the first chapter of history for class 9, and that is the French Revolution. Okay, so French और रेवोल्यूशन, जब आप फ्रेंच वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? फ्रांस आता होगा। फ्रांस के बारे में जब आप सोचते होंगे तो क्या आता होगा? आईफिल टावर आता होगा पेरिस का, पक्का मेरे दिमाग में भी वही आता है। तो चलिए हम चलते हैं, मैं आपको पुरानी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, देखो हिस्ट्री वैसे थोड़ी सी बोरिंग होती है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लोगे, आप इसको ऐसे स्टोरी लर्न करोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लॉन्ग बैक अगो। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बात है 14 जुलाई 1789 की। कब की? 14 जुलाई 1789। ये जो हमारा सुंदर सा, ये जो आपको आईफिल टावर दिख रहा है, ये जो हमारे पेरिस सिटी में है, यहाँ मचा हुआ था हड़कंप, भूकंप आ गया था एकदम। बहुत सारे लोग रोड्स पे आकर और वहां पे चिल्ला रहे थे, किंग को अब्यूज कर रहे थे, किंग के खिलाफ खड़े हो गए थे रोड्स पर आके। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वहां का किंग था, जो वहां का राजा था, उसने क्या किया? उसने जो अपने ट्रूप्स थे, जो अपनी आर्मी थी, उसको भेज दिया सिटी के अंदर लोगों को मारने के लिए, उनको उठा के प्रिजन में डालने के लिए, जेल में डालने के लिए। और स्टूडेंट्स, ये वो रेवोल्यूशन था जहां से शुरू हुई मोनार्की। फ्रांस में मोनार्की की शुरुआत हुई। मोनार्की होता है राजतंत्र, मतलब द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग और क्वीन रूल्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो राजा या रानी है वो रूल करते हैं, लेकिन ये एक सेट ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जैसा भी रूल्स वहां पे चलते हैं, सिर्फ क्वीन और किंग की नहीं चलेगी, बाकी और लोगों की भी थोड़ी चलेगी। ठीक है, तो वहां से शुरू हुआ क्या? मोनार्की, फ्रांस में। अब आते हैं हम फ्रेंड्स बेस्टाइल पे। अब जब सारे लोग गुस्सा थे, गुस्से में, अब आप अगर गुस्से में होंगे तो आप कुछ करेंगे, राइट? अगर मान लीजिए आपका फेवरेट कोई गैजेट है, अगर वो टूट गया, आपके छोटे भाई ने तोड़ दिया, आप क्या करोगे? उस पर गुस्सा करोगे, उसको स्कॉल्ड करोगे, बोलोगे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा गैजेट तोड़ने की। तो वैसे ही वहां के जो गुस्से में भरे हुए लोग थे, उन्होंने एक मिलिशिया बनाई। मिलिशिया इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जॉइंड टुगेदर। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो एक साथ इकट्ठा हुआ था, क्यों? इन अगेंस्ट द किंग, जो राजा था वहां का, उसके अगेंस्ट खड़े हुए वो लोग। उन लोगों ने आर्म्स ले लिए, जो भी उनके हाथ में आया, एक्सेस आई, स्वॉर्ड्स आई, राइफल्स आई, जो भी उनके हाथ में आया वो सारे वो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस लेकर और उन्होंने चढ़ाई कर दी। कहाँ? बेस्टाइल। अब आप सोचेंगे मैम बेस्टिल बेस्टिल आप बार बार बोल रहे हो, है क्या ये बेस्टिल? बेस्टिल जो है ये था राजा का अभिमान, स्वाभिमान, गर्व। ठीक है, राजा का प्रिजन था। क्या था? राजा का प्रिजन था। उस प्रिजन में जो वहां के लोग थे जो राजा के खिलाफ बोलते थे। अब पहले क्या होता था? अगर आपने राजा के खिलाफ कुछ बोला और अगर राजा को वो पसंद नहीं आया तो वो उठा के सीधा आपको डाल देगा जेल में। ठीक है, तो जो लोग राजा के खिलाफ बोलते थे उनको उठा के राजा डाल देता था प्रिजन में, या जो लोग कुछ कभी छोटी मोटी किसी से गलती हो गई या कोई टैक्स पे नहीं कर पाया तो उसको उठा के वो कहाँ डाल देता था? प्रिजन में डाल देता था। अब जो वो गुस्से में आग बबूला लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? वो चले गए सीधा उस बेस्टाइल में और वहां जाके उन्होंने ढूंढे आर्म्स और एम्यूनेशंस। जो थोड़े बहुत उनके पास थे वो तो ठीक है, लेकिन उनको गन्स चाहिए होंगी, राइफल चाहिए होंगी ना मिलिट्री से लड़ने के लिए। तो जो राजा ने जो सिपाही भेजे थे उनसे लड़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्हें मिले नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां का जो कमांडर था, जो जेलर था, उसको उन्होंने मार दिया और जितने भी प्रिजनर्स थे उस जेल में उन सबको फ्री कर दिया। ठीक है, क्या किया? पहले उस कमांडर को, जो जेलर था वहां का, उसको मार दिया
और फिर वहां जितने भी प्रिजनर्स थे अंदर जेल में, जितने भी कैदी थे, उन सबको रिहा कर दिया। अब ऐसा तो कर लिया उन्होंने, पर इतना करने के बाद भी उनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एक प्रतिशोध की भावना जाग उठी थी अपने राजा के खिलाफ, क्योंकि उन राजा ने उनको बहुत परेशान किया था। फिर उन लोगों ने लास्ट में क्या किया, वो जो बेस्टिल था उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया, उसको एकदम उड़ा दिया, बूम 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 करके जो बेस्टिल था वो उड़ गया। ठीक है, अब बेस्टिल डिमोलिश हो गया, सब जो मिलिशिया थी वो फॉर्म हो गई, जितने प्रिजनर्स थे वो सारे आजाद हो गए। फिर क्या हुआ, फिर ये तो हुआ, उस दिन से शुरू हुई थी उनके गुस्से की जो आग थी वो बदली रिवॉल्यूशन में। अरे यार, अपन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तब से रिवॉल्यूशन का मतलब ही नहीं बताया अब तक। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके लिए बहुत सारे जो आम जनता है वो खड़ी हुई हो, किसके खिलाफ, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है या जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनमें क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये सब जो होता है, ये जो चेंज होता है, और फटाफट से सरकार बदल देते हैं, फटाफट से पासा पलट जाता है, लेकिन ये जो होता है ये बहुत ही छोटे स्पेन ऑफ टाइम में होता है, बहुत ही कम समय में होता है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी। चलो अब हम जिस राजा की कहानी सुन रहे थे उसके बारे में तो थोड़ा जाने। तो चलो हम जानते हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जो 18th सेंचुरी में होती थी। अब आप सोचोगे मैम आपने डेट तो बताई 1789, फिर 18th सेंचुरी कैसे आ गई। देखो बच्चों, जब हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1700 ईयर से लेकर 1800 ईयर तक की। ठीक है, तो हम उस ड्यूरेशन को, पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं, वो जो सेंचुरी मीन्स 100 साल की होती है सेंचुरी, 100 साल से मिलके बनती है सदी, सेंचुरी को हिंदी में सदी बोलते हैं। ठीक है, तो वो पूरे 100 ईयर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो 18th सेंचुरी थी वहां की उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। अब क्या हुआ, द नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम emerged as the new idea of new age। अब जब ये बेस्टाइल वाला जो हुआ वहां पे, रिवॉल्यूशन की जो स्टार्ट हुई, उसके बाद लोगों के दिमाग में इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजों ने पनपना शुरू कर दिया। और जब किसी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है तो वो पूरी जो वो उस टाइम का जो चक्र चल रहा होता है उसको वो चेंज कर देता है। ऐसे ही हुए हैं हमारे आज तक के जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं हिस्ट्री में, वो सब ऐसे ही हुए हैं कि किसी एक के दिमाग में कुछ कीड़ा घुस गया कि हाँ मुझे ये चीज गलत है और इसको बदलना है, तो उसने फिर वो सब बदल के दिखाया। जैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद किया, राइट। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम वहां। अब क्या था वहां पे ऐसा कि लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए, वहां पे था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो शुरू हुआ। सबसे पहले क्या होता था, पहले एक कोई देश है, सपोज हमारा देश है इंडिया, तो हमारे देश में ब्रिटेन ने आके अपनी कॉलोनीज बना ली। ठीक है, वो यहाँ इंडिया के नहीं थे लेकिन वो वहां से आए ब्रिटेन से, और उन्होंने आके हमारे यहाँ पे कॉलोनीज बना ली और हमारे लोगों पे ही वो राज करने लग गए। तो वैसे ही ऐसा और भी देशों में होता था। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की स्टार्ट जो है वो सबसे पहले फ्रांस से हुई थी। अब जो फ्रांस के राजा थे, लुइस 16, महान राजा, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बॉर्बन फैमिली से। हाँ आई नो, थोड़ा फनी है, बॉर्बन बिस्किट का नाम होता है पर कोई बात नहीं, उनकी फैमिली का नाम था। ठीक है, तो वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। 1774 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो उनकी शादी कर दी गई। 20 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, एक तो पहले ही उसको यंग एज में किंगडम मिल गया। ठीक है, फिर उसकी जब वो 20 ईयर्स का था तब उसकी शादी भी कर दी गई। किससे शादी करी गई, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम था मारिया एंटोनिटी। क्या नाम था उसका, मारिया एंटोनिटी। ठीक है साहब, चलो शादी हो गई, सब हो गया। अब जो वो लुइस 16 थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनको फ्रीडम दिलाने में हेल्प करी। अमेरिका और फ्रांस दोस्त। ठीक है, किससे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन उनका दुश्मन, दोनों का दुश्मन कौन, ब्रिटेन। तो अमेरिका की हेल्प करी फ्रांस ने, यानी कि लुइस 16 ने उनकी कॉलोनीज को वहां से आजाद कराने के लिए। किससे आजाद कराया उनको, ब्रिटेन से आजाद कराया। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चेंज उस टाइम पर हुआ। जो सोसाइटी थी वहां की, उस सोसाइटी में थोड़े भेदभाव,
जात पात, ये सारी चीजें चलती थी, ठीक है। उसे कहते थे वो लोग फ्यूडल सिस्टम। जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में, वो था एक फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जितनी भी दौलत, शोहरत, शान और शौकत, लैंड, जितनी भी ट्रेड है, वो सारी सब किसके पास होती थी? नोबेलिटी के पास। जो सबसे ऊपर राजा होती थी ना, जो जो राजा राजा होता था, और जो अपर क्लास के लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं के पास वो सारी चीजें होती थी। जितनी भी प्रेस्टीज होती थी, जितनी भी वेल्थ होती थी, वो सब उन लोगों के पास ही होती थी। और जो बेचारे बाकी के लोग थे सोसाइटी के, उनके पास कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो अब हमने क्या जाना, फ्रेंच सोसाइटी में क्या था। फ्रेंच सोसाइटी में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो वहां के राजा थे, 1774 में लुइस 16 जब 20 साल के थे, तब उनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम था मारिया एंटोइनेटी, ठीक है। अब लुइस 16 ने क्या किया, 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, उनको फ्री होने में मदद की अमेरिका की। किससे फ्री करवाया? उन दोनों का जो कॉमन दुश्मन था, ब्रिटेन, उससे, ठीक है। और जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, उस वक्त कैसी थी? वहां पे क्या चलता था? वहां चलता था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है, जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी लैंड है, जितना भी वेल्थ है, वो सब किसके पास है? सिर्फ नोबल फैमिली के पास। जो अपर क्लास के लोग हैं, सिर्फ उनके पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उसका डिवीजन था, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि जो अपर क्लास है, सिर्फ उसके पास था, तो वो अपर क्लास क्या है? जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट उसको वो कहते थे एस्टेट्स, ठीक है। एस्टेट्स कहते थे, आप कुछ भी कह सकते हो, उनकी मर्जी, ठीक है। तो वो कहते थे उसको एस्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट जो था उनका, वो होता था क्लर्गी। क्या होता था? क्लर्गी, ठीक है। अब क्लर्गी जो होते थे, वो लोग होते थे प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। बचपन से ही, जब से पैदा हुए, तब से उनको बहुत प्रिविलेज मिलता था, ठीक है। सो दे वर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, ठीक है। ऐसे बोलते ना कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है ये अपने मुंह में, ठीक है। तो वैसे ही उनको क्या था? प्रिविलेज थी बाय बर्थ। अब वो किस चीज से, कैसे प्रिविलेज थी? उनको उनको हर तरह की प्रिविलेज थी। और सबसे बड़ा जो प्रिविलेज था, उनको टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स, टैक्स, टैक्स। बेचारे जितना कमाते नहीं थे बाकी के लोग, उससे ज्यादा वो टैक्स दे देते थे, ठीक है। तो पहला जो स्टेट था, वो था क्लर्गी। उनको क्या नहीं देना होता था? टैक्स नहीं देना होता था, और वो एग्जेम्प्टेड होते थे टैक्स से, और दे वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेट। जो सेकंड स्टेट था हमारा, वो था नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब दे इंजॉय फ्यूडल, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, वो उसको एंजॉय करते थे। नोबेलिटी मतलब राजा रानी, रॉयल फैमिली, उनके जो रिलेटिव्स हैं, ये सारे किस में आते थे? नोबेलिटी में आते थे। क्लर्गी जो मैंने आपको बताया, उसमें आते थे चर्च के, जैसे प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, है ना, पादरी जिनको बोलते हैं, तो वो लोग आते थे क्लर्गी में। फिर उसके बाद नोबेलिटी में आते थे वहां के किंग्स और क्वींस और उनके रिलेटिव्स, उनकी फैमिलीज। फिर बेचारा आता था थर्ड स्टेट, जिसके अंदर आते थे पेजेंट्स, आर्टिसंस, जो थोड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स। जो जितने भी बचे कुचे सोसाइटी के लोग थे, वो सारे किस में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे। सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। हमने डिवीजन देख लिया, हमने फैमिली कैसी थी वो देख लिया। अब हम आते हैं कि वहां प्रॉब्लम क्या हुई। भाई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि लोगों ने बेस्टाइल को तोड़ दिया, वहां आग लगा दी, कोहराम मचा दिया पूरे शहर में। हुआ क्या ऐसा? तो जो उसका सबसे बड़ा कारण था, वो थे टैक्सेस। क्या थे? टैक्सेस। टैक्सेस यानी कर। समझते हैं आप टैक्सेस का मतलब? टैक्सेस का मतलब होता है, जो आप कमा रहे हैं, या जो चीज, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उसका एक पार्ट आपको गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन उस वक्त में टैक्सेस कौन वसूलता था? उस वक्त में वसूलते थे क्लर्गी और नोबेलिटी, ठीक है। तो पहला जो टैक्सेस था, तिथिस, वो था, चर्च उसको इम्पोज करता था, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों पे सिर्फ। अब फर्स्ट और सेकंड तो देंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेट वाले तो खुद क्लर्गी हैं, और सेकंड स्टेट वाले नोबेलिटी हैं। तो तुम नोबेलिटी से तो कैसे ही टैक्स मांग सकते हो, राइट? और तुम क्लर्गी से भी नहीं मांग सकते। तो जो क्लर्गी जो लोग होते थे, जो चर्च के लोग होते थे, चर्च जो इम्पोज करता था टैक्स, उसको कहते थे टिथिस, ठीक है। क्या कहते थे? टिथिस। फिर दूसरा टैक्स होता था टेले, ठीक है। तो टेल जो था, टिथिस और टेल, टेले भी बोल सकते हैं आप इसको, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है टेल।
ठीक है। तो जो टेल था वो बिजनेसमैन को देना पड़ता था, और ये डायरेक्ट टैक्स था, किसके पास जाता था? राजा के पास जाता था। ठीक है। तो टेल जो है वो राजा कलेक्ट करते थे, किससे? बिजनेसमैन से, ले दे के, वही मतलब थर्ड एस्टेट के लोगों से। और जो टेथिस था वो चर्च कलेक्ट करता था थर्ड एस्टेट के लोगों से। तो अब इतना ज्यादा टैक्स का बर्डन हो गया कि लोगों में आक्रोश जाग गया। ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्ट्रगल टू सरवाइव। चलो ठीक है, अब तक चल रहा था, जैसा राजा बोलेगा वैसा प्रजा कर रही थी, सब ठीक था। लेकिन जब लुइस 16 की शादी हुई, उसके बाद वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया अपनी मैरिज में कि उसने अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक लेविश पैलेस था, लेविश जो उसकी बिल्डिंग्स थी, सिर्फ उनको मेंटेन करने से मतलब था। बाकी की जो उसकी जनता है उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो अब पॉइंट आता है द स्ट्रगल टू सरवाइव। जो वहां के लोग थे बेचारे, जो थर्ड एस्टेट वाले थे स्पेशली, उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी फ्रांस की। वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो वहां पे डिमांड भी बढ़ रही थी फूड ग्रेन की। ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर जैसे मान लीजिए, अगर आज आपकी फैमिली में आप 4 लोग हैं, ठीक है, कल को अगर आप जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके जो बड़े भैया या दीदी हैं, उनकी जब शादी हो जाएगी तो आप 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है। तो 6 लोग होने के बाद में फिर आप उनका एक और बेबी आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, आपकी फैमिली बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही वहां के फ्रांस के लोगों की फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहां जो फूड ग्रेन थे, जो वहां की जो फसल थी, जो अनाज था, वो बहुत ही कम था। ठीक है। वहां पे क्योंकि क्या हो रहा था, वहां बैड हार्वेस्ट हो रही थी। बैड हार्वेस्ट मतलब फसल ही नहीं हो रही थी। फसल होती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ड्रॉट हो जाता, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता कि वहां पे फसल होती ही नहीं। ठीक है। तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ी। अब खाने के लिए खाना तो चाहिए ही ना सबको। चलो घर तो एक शेयर कर लेंगे 10 लोग, लेकिन खाने के लिए तो सबको खाना चाहिए। ठीक है। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, तो अब क्या हुआ, जो अवेलेबल फूड था, जितना थोड़ा सा जो बचा हुआ फूड था, उसकी प्राइस भी बढ़ गई। तो ब्रेड प्राइस वर रोज। ठीक है। जो ब्रेड की प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 10 रुपीज है। ठीक है। मेरी फ्रेंड के पास 25 रुपीज है। ठीक है। अब हमें दोनों को चाहिए पेन, कल हमारा एग्जाम है बोर्ड का। ठीक है। अब मैं आपके पास जाती हूँ, आप शॉपकीपर हो। अब आपके पास लास्ट पेन बचा और पूरे एरिया में वो सिर्फ एक लास्ट ही पेन है। उसके बाद किसी और स्टेशनरी वाले के पास कोई पेन नहीं बचा, और आपको ये बात पता है। मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको बोलूंगी प्लीज मुझे आप वो पेन दे दीजिए। आप बोलोगे कि नहीं, मैं इतने कम रुपीज में तो ये सेल नहीं करूंगा, जबकि उसकी एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज ही है। फिर भी आप बोलोगे नहीं, मैं इसमें सेल नहीं करूंगा। फिर मेरी जो फ्रेंड है वो आपके पास आई, वो आपको बोलती है कि अंकल पेन दे दीजिए, कहते नहीं मैं इतने में तो नहीं करूंगा। तो वो पूछेगी कि कितने में करेंगे, कहते तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास 25 है, ठीक है 25 में ले जाओ। तो ऐसा सीन वहां पे होने लगा। ठीक है। तो जिसके पास जो थोड़ा सा भी बचा हुआ ब्रेड था, उसके भी वो बहुत ज्यादा प्राइजेस मांगने लगा। जो शॉपकीपर्स थे वो बहुत ज्यादा प्राइजेस मांगने लगे। अब क्या हुआ, अब जो बेचारे थर्ड स्टेट वाले थे वो कहीं किसी के यहाँ काम करते थे, क्योंकि उनके पास लैंड तो होती नहीं थी कि खुद की खेती करे और उगाए। वो किसी के लैंड पे काम करते थे, है ना, किसी शॉपकीपर के पास काम करते थे। तो अब क्या होने लगा, उनकी वेजेस तो उतनी ही रही, उनकी जो इनकम थी वो तो उतनी ही रही, लेकिन उनके खर्चे जो है वो बढ़ते चले गए। तो उसकी वजह से क्या आ गया, उसकी वजह से सब्सटेंशियल क्राइसिस आ गया फ्रांस के अंदर। ठीक है। उसके सबसे मेन 3 कारण रहे, बैड हार्वेस्ट, ठीक है, जो वहां की फसल थी वो नहीं हुई, अनेबल टू बाय, जो बेचारे लोग थे थर्ड स्टेट वाले, वो खाना खरीद ही नहीं पाते थे, या कुछ फूड जो है फूड आइटम्स वो खरीद ही नहीं पाते थे। एक टाइम का खाना खाते थे, कई कई बार तो 2 दिन में एक बार खाना खा पाते थे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिजीज हुई, पैंडेमिक हुई। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आज एक दिन पूरा दिन भूखे हैं, ठीक है, हमने सोच लिया कि हमारा फास्ट है, अगले दिन भी अगर आपको कुछ खाने को नहीं मिले तो आप क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। 3-4 दिन बाद आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही उन लोगों के साथ हुआ, वहां बीमारियां फैलने लग गई, क्योंकि जिसको जो मिलता था, किसी को कचरा भी मिलता था तो वो उठा के खा लेता था। उसकी वजह से प्लेग, कॉलेरा ये बहुत ज्यादा वहां पे फैल गया। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रगल था, ये फ्रांस के लोगों ने किया 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा
बढ़ता गया और वो कारण हुआ बेस्टाइल के डिमोलिशन का। ठीक है, अब इन सब एक्टिविटीज के बीच में एक हमारी मिडिल क्लास निकल के सामने आई। ठीक है, एक ग्रुप निकल के सामने आया जिसे हम लोग अब मिडिल क्लास कहते हैं। उन लोगों ने भी तब उसे मिडिल क्लास कहा। अब क्या हुआ, जो वहां का राजा था उसने सब पे बहुत अत्याचार किए, लोगों ने उसको पकड़ के और उसकी सबने उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन कर दिया, उसकी किसी ने बात नहीं सुनी और उन लोगों ने वहां पे रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब रिवॉल्ट कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, जब उन लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो जब वो बाहर से चीजें खरीदते थे वो भी वो नहीं खरीद पा रहे थे। तो वहां के जो कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, जिनके पास नॉलेज थी थोड़ी या जिनके पास थोड़ा पैसा था, जो बिग बिजनेसमैन टाइप जो थे थर्ड एस्टेट में, उन लोगों ने क्या किया, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी? सिल्क की, कॉटन की, वुलन्स की, इन सब चीजों की उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग, इनको खुद से ही अपने वहां पे बनाने लगे। अब उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा हुआ, एक तो जो हमें प्रोडक्ट्स बाहर से महंगे मिलते थे वो हमारे ही कंट्री में, हमारे ही प्लेस पे हमें सस्ते मिलने लगे। और दूसरा, जो हमारे यहाँ के लोकल लोग थे बेचारे, जो काम के लिए तरस रहे थे, जिनको काम पे अच्छे जो वेजेस थे वो नहीं मिल रहे थे, उन लोगों को रोजगार मिल गया। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो एकदम ऐसा मसीहा बन के आए उन लोगों के लिए, और उन्होंने जो प्रोडक्शन था सिल्क का, कॉटन का और वुलन्स का वो शुरू कर दिया। The idea was based on the freedom of society and equal law and opportunities for all. ये जो आइडिया था, जो मिडिल क्लास का जो आइडिया था, उन्होंने ऐसा करना क्यों शुरू किया? उन्होंने ऐसा करना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम हो सोसाइटी में अपना काम करने की, अपनी बात रखने की, और उनको सबको इक्वली देखा जाए लॉ की नजरों में। मतलब कोई उनसे पार्शलिटी ना करे कि तुम फर्स्ट स्टेट के हो तो तुम्हें प्रिविलेज मिलेगा, सेकंड स्टेट के हो तो और प्रिविलेज मिलेगा, और थर्ड स्टेट के हो तो तुम्हें सिर्फ टॉर्चर ही मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इसलिए जो मिडिल क्लास लोग थे, वो जो ग्रुप था, वो सामने आया और उन्होंने वहां की जो स्थिति थी उसको थोड़ा सुधारने में मदद करी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। ये एक पार्ट था आपके चैप्टर का। अब आगे की जो यूनिट्स हैं इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, वो है टडा क्विज, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, उसके 4 आंसर्स होंगे और आपको मिलेगा 30 सेकेंड्स का टाइम। तो आपको मुझे फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, हरी अप गाइस, ऑल द बेस्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? जो हमारा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिसकी हम कहानी सुन रहे थे, ये कब शुरू हुआ था? First option is 15th May 1843. Second option is 10th April 1774. Third option is 14th July 1789. And the fourth option is 14th July 1884. सही आंसर है C. राइट, टाइमर खत्म होने के पहले आई आंसर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I want to be quick little bit. Okay. So, what was the Bastille? जो Bastille था वो क्या था? The Royal Fort, the Royal Bank, the Royal Prison or the Royal Court? क्या था? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। अरे बाबा, अभी तो पढ़ाया है 2 मिनट पहले। अच्छा, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट पहले। सोच। And the time goes 3, 2, 1, 0. And the right answer is the Royal Prison. ये जेल थी राजा की, लुई 16 की। Okay, the next question. Who was the king of France during the 18th century? 18th century में कौन था फ्रांस का राजा? जॉर्ज फिफ्थ, लुइस 15, लुइस 16, जॉर्ज फोर्थ। बताइए। चल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1.
Time up. And the right answer is Louis 16. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? द बॉर्बन बिस्किट फैमिली. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The French society was divided in how many states? कितने states में divided थी जो हमारी French society थी? 5, 3, 4, 2. Think, 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 think. Be quick guys, it's very easy. इतना easy question है यार, ये तो अभी just हमने पढ़ा है. छोटी सी तो स्टोरी थी अभी तक. हाँ आगे लंबी है बट अभी तक तो बहुत छोटी सी थी. सोचो सोचो. Time out. And the right answer is ding, 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 3. Okay, the next question. Which tax was imposed by the churches on the people of third estate? जो churches थे वो third estate के लोगों पे कौन सा tax impose करते थे? Tithes, tail, income tax, goods and service tax. Think about it. आप लोग ना odd one out भी कर सकते हो. जो दो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकते उनको पहले निकाल दो. बाकी दो पे फोकस करो. Okay, time up. And the right answer is A. Tithis. क्या है right answer? Tithis. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which tax was imposed on businessman? कौन सा टैक्स था भाई जो बिजनेसमैन पे लगाया जाता था? बताओ बताओ, बिजनेसमैन पे कौन सा टैक्स लगता था? हाँ, I'm waiting. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer is B. Tail. Okay, the last question for today's session. Why the substantial crisis occurred in 18th century in France? जो substantial crisis थे वो क्यों हुए थे? A. Food price rise. B. Fixed income. C. Population increase. या all of the above. I know the answer. I know the answer. Who else know? Be quick and let me know. Fast, fast. 3, 2, 1, time up. All of the above. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए इसलिए थे क्योंकि फूड की जो प्राइस थी वो बढ़ गई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी और जो इनकम थी लोगों की वो फिक्स्ड थी, तो वो खरीद नहीं पा रहे थे इंक्रीज प्राइस में ब्रेड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, so thank you so much. This was our today's topic and the next session will be on this topic only. The continuation will be there. Till then, please like, share, subscribe our channel and please go to an Academy learning app and install it as soon as possible. You will get lots and lots of benefits over there. फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जब आप जाएंगे अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको वो ऑप्शन दिखाएगा. ऑप्शन में आपको दिखाएगा मैनेज योर गोल्स. आपको गोल्स मैनेज करने हैं क्लास 9th या 10th जिसमें भी आप हैं, ठीक है. देन यू विल गो टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस का जब आप बटन दबाएंगे तो आप मेरे लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों देख सकते हैं. मेरे और बाकी के मेरे कलीग्स के भी, हमारे जो और एडुकेटर्स हैं उनके भी बहुत अमेजिंग वीडियोस है. आई एम सीरियसली टेलिंग यू. और उसके बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा नीचे एक रेफरल कोड का ऑप्शन. वहां पे आप भावना BHAWANA का आप अपना रेफरल कोड डालिए जो कि मेरा कोड है एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ I don't know how much percent, but the discounted amount is 11,250 rupees only. So please go and like, share and subscribe and also press the bell icon. Okay, good night, take care. This is Bhavna, your educator on an academy. Bye bye, enjoy your day.